नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आकाश लेक्चर में। और आज हम देखेंगे क्लास 11th का चैप्टर 2। तो सबसे पहले हम देखेंगे, क्या देखेंगे, 5 जगत वर्गीकरण। क्या देखेंगे हम? 5 जगत वर्गीकरण देखेंगे सबसे पहले। तो 5 जगत वर्गीकरण में क्या आएगा? सन 1969 में R.H. व्हीटर द्वारा यह पद्धति प्रतिपादित की गई। किसके द्वारा की गई? R.H. व्हीटर द्वारा यह पद्धति जो है प्रतिपादित की गई थी R.H. व्हीटर द्वारा सन 1969 में, है ना, प्रतिपादित की गई। इस पद्धति के अंतर्गत सम्मिलित जगतों में के नाम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एवं एनिमेलिया, ये इसके क्या थे? 5 जगत थे इसके। इन्हीं 5 जगतों में इन्होंने विभाजित किया था। ये कायिक संबंधों पर किसके? जाति प्रति संबंधों पर आधारित था। अब इसमें देखेंगे अपन क्या कि ये 5 जगत संबंध जो वर्गीकरण था वो R.H. व्हीटर ने दिया था 1969 में दिया था। और जो द्विजगत वर्गीकरण हैगा वो किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने दिया था, ये है ना, लीनियस ने द्विजगत वर्गीकरण। ठीक है, अब अपन आगे देखेंगे तो क्या देखेंगे, ये सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हो गया? ले लिया? हाँ, हो गया होगा इतनी देर में। तो अब सबसे पहले अपन क्या देखेंगे इसमें, ये लक्षण। अब मोनेरा 5 जगत हैगा ना, पहले लक्षण मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया प्लांटी। ठीक है, ये लक्षण हो गए। अब अपन देखेंगे इसमें क्या, सबसे पहले कोशिका के प्रकार। लक्षण में क्या आएगा? कोशिका के प्रकार, मतलब उसकी कोशिका कैसी थी? प्रोकैरियोटिक। सिर्फ ये याद रखना है, मोनेरा में ही सिर्फ कोशिका कैसी होती है? प्रोकैरियोटिक होती है, बाकी सब में यूकैरियोटिक होती है। तो ये याद रखने का तरीका है, मोनेरा में कैसी कोशिका होती है? प्रोकैरियोटिक। यहाँ क्या हो गया? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक। प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक, फंजाई में यूकैरियोटिक, प्लांटी में भी यूकैरियोटिक और एनिमेलिया में भी यूकैरियोटिक कोशिका होती है। अब आ जाते हैं, दूसरा आएगा वो आएगा कोशिका भित्ति। क्या आते हैं? कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति इसमें सेलुलोज रहित होती है, इसमें सेलुलोज होता है, बहुसैकराइड होती है, प्लस अमीनो अम्ल होते हैं इसमें। अब इसमें भी कुछ में क्या होता है? प्रोटिस्टा में भी जो सेलुलोज होता है, और फंजाई में भी होता है, प्लांटी में भी सेलुलोज होता है, लेकिन एनिमेलिया में सेलुलोज नहीं होता। किस में नहीं होता? सेलुलोज नहीं होता। एनिमेलिया में जो है सेलुलोज नहीं होता। अब अपन देखेंगे एनिमेलिया में नहीं होता, सेलुलोज उपस्थित नहीं होता। अब अपन देखेंगे क्या, केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली क्या आएगा? अनुपस्थित होती है। क्या होती है? अनुपस्थित होती है। केंद्रक झिल्ली होती है अनुपस्थित। किसमें? मोनेरा में। और बाकी सब में क्या होगी? ये उपस्थित होगी। केंद्रक झिल्ली बाकी सब में उपस्थित होगी। प्रोटिस्टा में उपस्थित होती है, फंजाई में उपस्थित होती है, प्लांटी में उपस्थित होती है, और एनिमेलिया में भी केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं काय संरचना। मतलब उसकी होती है जो कायिक शारीरिक संरचना होती है, वो कैसी होती है? कोशिकीय होती हैं ये भी कोशिकीय। ये होती हैं बहुकोशिक और आद्रण ऊतक होती हैं। ये अंग अंग ऊतक होती हैं और अंग में होती है किसमें? प्लांटी में। और ऊतक अंग और अंग तंत्र किसमें होता है? वो जंतु में अंग तंत्र होता है। ठीक है, अब देखते हैं पोषण की विधि। तो पोषण की विधि इसमें क्या होता है? ये स्वयपोषी होते हैं, रसायन संश्लेषी होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये टॉपिक। इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर रखिए और याद कर लीजिए पूरा, है ना। ये स्वयपोषी, ये परपोषी होती हैं, स्वयपोषी होती हैं, और ये कैसे होती हैं? ये भी परपोषी होते हैं, और समभोजी होते हैं, मृतोपजीवी भी होते हैं। अब आ जाता है अपन किस पर? प्रजनन। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रजनन। तो प्रजनन कैसे होता है? इसका संयुग्मन द्वारा होता है। इसका किस द्वारा होता है? युग्मक संलयन द्वारा होता है और संयुग्मन द्वारा होता है। इसमें निषेचन होता है, किसमें? फंजाई में निषेचन, प्लांटी में निषेचन, और जंतु यानी एनिमिलिया में भी निषेचन होता है। ठीक है, अभी हमने इसकी बात कर ली थी। अब देखेंगे हम, देखिए क्या होता है, याद करने का इसका ट्रिक क्या होता है। 3
ऊपर वाले जो 3 होती हैं उनको याद करने का एक ट्रिक होता है। कैसा होता है? सबसे पहले अपन लिखते चले जाएंगे 5 जगत, क्रम से लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे? मोरेरा, फिर लिखेंगे प्रोटिस्टा, फिर लिखेंगे फंजाई, फिर लिखेंगे प्लांटी, फिर लिखेंगे एनिमिलिया। क्रम से क्या करेंगे? अपन उनको लिखेंगे, यहाँ लक्षण लिखेंगे, यहाँ उनके लिख लेंगे। ठीक है। अब क्या करेंगे? अब अपन ये करेंगे कि पहले में लिखेंगे मोनेरा में प्रोकैरियोटिक, सिर्फ पहला याद रखना है। पहले में क्या लिखना है? प्रोकैरियोटिक, बाकी सब में यूकैरियोटिक कर दीजिए आप। सब में क्या कर दीजिए? यूकैरियोटिक। अब आप देखेंगे, क्या देखेंगे? पहला ख़त्म किया, अब दूसरे में आते हैं। तो दूसरे में यहाँ लिखिए आप सेल्यूलोज, यहाँ भी लिखिए सेल्यूलोज, यहाँ भी लिखिए सेल्यूलोज, यहाँ भी लिखिए सेल्यूलोज, और यहाँ लिखिए अनुपस्थित। मतलब पहला इसका डिफरेंट होता है, क्या होता है? पहले में इसका डिफरेंट होता है, यानी इसके डिफरेंट, यानी इसमें प्रोकैरियोटिक होता है, बाकी सब में यूकैरियोटिक होता है। दूसरे में इनमें सेल्यूलोज होता है, बाकी इसमें सेल्यूलोज नहीं होता है। यहाँ डिफरेंट, यहाँ डिफरेंट, फिर यहाँ डिफरेंट होगा। इसमें अनुपस्थित होगा क्या? केंद्रक झिल्ली, बाकी सब में उपस्थित होगी केंद्रक झिल्ली। ठीक है, ये हो जाता है। 3 याद रखने के तरीके होते हैं। अब जो चौथा होता है, ये थोड़ा याद रखना होता है। ये कैसे होते हैं? मोनेरा कोशिकीय होती हैं, ये कोशिकीय होती हैं अधिकतर। अब आता है प्रोटिस्टा, ये भी कोशिकीय होती हैं, कोशिकीय बहुकोशिकीय भी हो सकती हैं ये, है ना। अब आता है अपन फंजाई में, ये भी बहुकोशिकीय ऊतक भी हो सकती हैं और ऊतक संदर्भ में। और ये प्लांटी में तो अंग ऊतक होती हैं और अंग होती हैं बस, और कुछ होता नहीं है। इसमें अंग तंत्र होता है, ऊतक होते हैं और अंग भी होते हैं जंतुओं में। ठीक है। अब अपन आ जाते हैं किस पर? पोषण की विधि पर। तो पोषण की विधि में क्या आएगा? ये स्वपोषी होती हैं मोनेरा, प्रकाश संश्लेषी होती हैं, मतलब जितने भी गुण होते हैं ना श्वसन के, वो सारे के सारे मोनेरा में उपस्थित होती हैं। अब अपन आ जाते हैं प्रोटिस्टा पे। तो ये स्वपोषी होती हैं, प्रकाश संश्लेषी होती है, रसायन स्वपोषी होती हैं। अब अपन आते हैं परपोषी, और मृतजीवी कैसे फंजाई होती हैं। ये परपोषी होंगे क्योंकि इसमें तो ये, इनमें क्या होता है? कोई क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, जिसकी या वर्णक नहीं पाया, जिस कारण से इनमें प्रकाश संश्लेषण भी नहीं होता। अब आती हैं अपन प्लांटी पर। तो ये तो स्वपोषी होती ही हैं, पौधे तो स्वपोषी होती हैं, और क्योंकि इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है। अब अपन आ जाते हैं किस पर? एनिमिलिया पर। तो एनिमिलिया में क्या होता है? एनिमिलिया में ये होता है कि यह है प्राणी समभोजी होती हैं और मृतभोजी, मतलब एनिमिलिया भोजन भी करती हैं, मतलब ये स्वपोषी भी होती हैं और समभोजी होती हैं, मृतपोषी भी होती हैं, और सभी अधिकतर होती हैं। अब आता है इसमें क्या आती है? अपनी जनन की विधि आती है। तो मोनेरा में संयुग्मन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट होता है। मोनेरा में संयुग्मन होता है, और युग्मक में क्या होता है? संयुग्मन भी होता है और युग्मक संलयन भी होता है। इसमें किसमें? प्रोटिस्टा में। अब आप देखेंगे किसमें? मोनेरा में। तो मोनेरा में क्या होता है? निषेचन, नहीं फंजाई में क्या होता है? सॉरी, फंजाई में होता है निषेचन। और प्लांटी में क्या होता है? प्लांटी में निषेचन। एनिमेलिया में क्या होता है? निषेचन। मतलब जो उच्चतर ग्रुप, उच्चतर जगत होती हैं, बड़े जगत होती हैं, जिसमें बड़े जीव होती हैं, उनमें सभी में निषेचन होता है। एनिमेलिया में बड़े जीव होती हैं, तो इसमें क्या होता है? निषेचन। प्लांटी बड़े जीव होती हैं, इनमें क्या होता है? निषेचन। फंजाई में निषेचन होता है, ये भी थोड़े बड़े ही जीव होते हैं। और ये बाकी सब क्या होते हैं? ये इसमें सभी सूक्ष्म जीव आते हैं, और इनमें क्या होता है? निषेचन नहीं पाया जाता। ठीक है, अगली स्लाइड के बारे में बात करेंगे। अब देखिए यहाँ आ जाते हैं, क्या हैगा कि 5 जगत वर्गीकरण के मानदंड। 5 जगत वर्गीकरण के मानदंड, क्या मानदंड है 5 जगत वर्गीकरण के? हाँ, तो 5 जगत वर्गीकरण के जो मानदंड हैंगे वो देखिए आप। कोशिका संरचना, क्या हैगा? कोशिका संरचना, कोशिका संरचना। तो कोशिका संरचना कैसी होती है? इसकी थैलस संरचना होती है। देखिए अपन शुरू से समझते हैं, अपन ने समझा है। पहला क्या था? कोशिका संरचना, जो अपन ने देखा था पहला क्या था? कोशिका संरचना था, कोशिका संरचना। तो अपन अभी देखे हैं कोशिका संरचना कैसी थी। मोनेरा, मोनेरा में जो थी कैसी थी? वो थी अपनी कैसी? प्रोकैरियोटिक। बाकी सभी में कैसी थी कोशिका संरचना? यूकैरियोटिक। बाकी सभी में कैसी थी? यूकैरियोटिक कोशिका संरचना थी। अब थैलस, ये थैलस भी होती हैं, इसमें मोनेरा थैलस होती हैं, और प्रोटिस्टा में भी थैलस होती हैं, और कुछ कवक में भी थैलस होती हैं।
अब अपन आ जाते हैं पोषण की प्रक्रिया। हमने पोषण की प्रक्रिया भी की थी, जैसे पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है या स्वपोषी होती हैं। नहीं वो श्वसन की है, ये पोषण की पूछ रहे हैं। अच्छा पोषण की, हाँ तो सॉरी, इसमें पोषण में क्या होता है, जो पोषण की प्रक्रिया जो होती है कोई, हाँ तो वही तो थी, स्वपोषण परपोषण, हाँ स्वपोषण परपोषण वही था सही था। अब अपन आ जाते हैं प्रजनन पर। तो इसमें संयुग्मन द्वारा होता है मोनेरा में, और इसमें युग्मक संलयन व संयुग्मन द्वारा होता है किसमें, प्रोटिस्टा में। और जंतु जो जगत जो अपना प्लांटिया वो आता है फंजाई में किसके द्वारा होता है, निषेचन। प्लांटी में किसके द्वारा होता है, जनन प्रजनन किसके द्वारा होता है, उसमें होता है अपना निषेचन। और एनिमेलिया में तो निषेचन होता ही है। हाँ अभी इसमें एक जो क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है जाति वृत्तीय संबंध एवं जाति वृत्तीय संबंध। ये क्वेश्चन बार बार बना है, ये क्वेश्चंस नीट 2016 के जो पासेस जो सेकंड हैगा उसी में आया है, पासेस सेकंड में ये आया है, ये क्वेश्चन बना है कि जो प्राकृतिक वर्गीकरण होता है वो किन संबंधों पर आधारित होता है। तो प्राकृतिक वर्गीकरण जाति वृत्तीय संबंधों पर आधारित होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैसे ये पॉइंट जरूरी होती हैं, इसमें से कभी पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव में कि 5 जगत वर्गीकरण जो है वो किन पर आधारित होता है, किन संबंधों पर आधारित होता है। तो इसमें पूछ लिया कोशिका संरचना, थैलस संरचना, पोषण प्रक्रिया, प्रजनन और जातिवृत्त संबंध, ये सभी या इनमें से कोई नहीं। तो ये सभी ही होंगे, इसका इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, नन ऑफ द इल्स बहुत ही कम आता है वो जिसका होता है। आ जाते हैं आगे, यहाँ पर आते हैं ये। तो इसमें जो हैगा वो क्वेश्चन हैगा अपना मोनेरा जगत। देखो सभी बैक्टीरिया या मतलब सभी बैक्टीरिया मोनेरा जगत में आते हैं। जो बैक्टीरिया होते हैं ना वो सभी किस में आते हैं, मोनेरा जगत में। देखो बैक्टीरिया के बारे में बात बताएं, बैक्टीरिया ऐसी कोई सी भी जगह नहीं है प्रकृति में जहाँ बैक्टीरिया ना हो। बैक्टीरिया हर जगह पर पाया जाता है, बैक्टीरिया हर जगह पर पाया जाता है, कोई सी ऐसी जगह नहीं है जहाँ बैक्टीरिया ना हो। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे बैक्टीरिया के बारे में। ठीक है, तो क्या आएगा कि सभी बैक्टीरिया मोनेरा जगत में आते हैं। यह लगभग सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। मुट्ठी भर मिट्टी में सैकड़ों बैक्टीरिया पाए जाते हैं। मुट्ठी भर मिट्टी में सैकड़ों बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये मुट्ठी भर कह रहे हैं, हम तो कहेंगे कि चुटकी भर मुट्ठी में बहुत सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं। अब क्या होता है, जो बैक्टीरिया होती हैं वो गर्म झरनों, मरुस्थल, बर्फ, गहरे समुद्र जैसे विषम प्रतिकूल बासों में भी पाए जाते हैं जहाँ दूसरे जीव क्या होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। तो क्या आएगा, ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ दूसरे जीव मुश्किल से ही रह पाते हैं। यहाँ यह वहाँ भी पाए जाती हैं जहाँ उपापचय दृष्टि से प्रकाश संश्लेषी, मतलब ये वहाँ भी पाए जाते हैं बहुत जहाँ से जो दूसरे जीव होते हैं बड़े मुश्किल से पाए जाते हैं। ये उपापचय दृष्टि से, यह है उपापचय दृष्टि से कैसे होते हैं, यह उपापचय दृष्टि से होते हैं प्रकाश संश्लेषी, स्वपोषी, रसायन स्वपोषी और प्रकाश संश्लेषी, ये होते हैं श्वसन की प्रकृति से। तो आप इसका PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको ये सारा ऐसा कैसा लिखा मिल जाएगा। अब आते हैं आद्य बैक्टीरिया। यह विशिष्ट प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। यह बैक्टीरिया अत्यंत कठिन वास स्थानों, जो कौन से होती हैं, आद्य बैक्टीरिया, इसी या फिर इन्हें बोलेंगे आर्किया। क्या बोलते हैं इन्हें, आर्किया। यही होते हैं आर्किया भी, आद्य बैक्टीरिया या आर्किया। तो इसमें क्या होता है, यह विशिष्ट प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। यह बैक्टीरिया अत्यंत कठिन वास स्थानों जैसे कि अत्यंत लवणीय क्षेत्र, गहरे समुद्रों में, गर्म झरने व कच्छ क्षेत्रों में भी, कच्छ जो क्षेत्र होती हैं, कच्छरन क्षेत्र, वहाँ भी पाए जाते हैं। और मैथेनोजेंस अनेक रुमिनेट जो पशु होती हैं जैसे गाय,
भैंस हो गई, इनके गोबर में पाए जाते हैं, इनके गोबर में पाए जाते हैं। हाँ, एक और हैगा, क्या हैगा, जो मैथेनोजेंस बैक्टीरिया होते हैं, जो मैथेनोजेंस होते हैं, मैथेनोजन, जो बैक्टीरिया होती हैं ये किसके गोबर में पाए जाते हैं? गाय, भैंस, गाय और भैंस के गोबर में क्या पाए जाती हैं? मैथेनोजन बैक्टीरिया पाए जाती हैं। गाय और भैंस के जो गोबर होता है उसमें मैथेनोजेंस बैक्टीरिया पाई जाती हैं, जिससे आगे चलकर हमें जिससे आगे चलकर हमें क्या प्राप्त होता है? मीथेन। जिससे हमें जिससे हमें मीथेन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? हमें मीथेन प्राप्त होता है जिससे हमें, ठीक है। अब हाँ, एक और आता है घोड़ा। जो घोड़ा होता है उसका जो गोबर होता है, गोबर, घोड़े के गोबर में घोड़े के गोबर में जो है मीथेनोजन जो बैक्टीरिया होती हैं, मीथेनोजन, नोजन जा उन नोजन जो बैक्टीरिया होती हैं, बैक्टीरिया नहीं पाए जाते। क्या होते? नहीं पाए जाते हैं। अब भाई उसमें मीथेनोजन में जब ये बैक्टीरिया नहीं पाए जाते तो उसमें कौन से बैक्टीरिया पाए जाते हैं? तो उसमें पाए जाते हैं सही सोच रहे हैं, उसमें पाए जाते हैं टिटनेस बैक्टीरिया। घोड़े की लीद में जो बैक्टीरिया होती हैं वो टिटनेस बैक्टीरिया पाए जाते हैं घोड़े की लीद में। कौन से बैक्टीरिया पाए जाते हैं? टिटनेस बैक्टीरिया पाए जाते हैं घोड़े की लीद में। घोड़े की लीद से टिटनेस भी हो सकता है, यदि घाव पे लग जाए तब, ठीक है। अब देखेंगे आदि बैक्टीरिया हो गया। अब देखेंगे हम यू बैक्टीरिया। तो हजारों यू बैक्टीरिया अथवा वास्तविक बैक्टीरिया की पहचान एक कोशिका भित्ति एवं कसाब द्वारा की जा सकती है। एक कोशिका भित्ति होती है, उसमें हजारों क्या होती हैं? यू बैक्टीरिया होती हैं। तो ये तो कुछ ज़्यादा कठिन है नहीं, इसको आप देख लेना। अब अपन आ जाते हैं साइनो बैक्टीरिया पर। तो साइनो बैक्टीरिया इन्हें जो होती है नील हरित शैवाल, इसे साइनो बैक्टीरिया कहते हैं। कुछ उदाहरण साइनो बैक्टीरिया के नॉस्टॉक हो गए, एनावीना हो गए, क्या होती हैं? साइनो बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती हैं, ठीक है। आगे पढ़ेंगे, मिल सकता है। देखो क्या होता है साइनो बैक्टीरिया में। तो साइनो बैक्टीरिया इन्हें नील हरित शैवाल भी कहते हैं। इनमें हरित पादपों की तरह क्लोरोफिल ए पाया जाता है। साइनो बैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए भी पाया जाता है। यह प्रकार संश्लेषी स्वपोषी होते हैं। साइनोबैक्टीरिया एक कोशिकीय और क्लोनी अथवा तंतुए अलवणीय समुद्रीय व स्थलीय शैवाल हैं। इनकी क्लोनी जेलीनुमा आवरण से ढकी होती है जो प्रदूषित जल में फलते लिखा है, ये क्या लिखा है? फलते फूलते हैं, जैसे नॉस्टॉक एनाबीना। मतलब ये जो प्रदूषित जल होता है उसमें भी ये फलते फूलते हैं, उसका भी इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसमें भी ये क्या होते हैं? फलते फूलते हैं।
अब आगे देखेंगे ये परपोषी बैक्टीरिया प्रकृति में बहुलता में पाए जाते हैं। इनमें अधिकतर महत्वपूर्ण अपघटक होते हैं। जो परपोषी बैक्टीरिया होते हैं इनमें अधिकतर जो होती हैं वो अपघटक होते हैं। ये मनुष्य के जीवन संबंधी गतिविधियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। ये मनुष्य की जो गतिविधियाँ होती हैं उन पर भी प्रभाव डालते हैं। जैसे दूध से दही बनाने में, प्रतिजैविक उत्पादन में, दूध से दही बनाने में, दूध से दही बनाने में, प्रतिजैविक उत्पादन में, लेग्यूम पादपों की जड़ों में, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कुछ लोग जनक होते हैं, कुछ रोग जनक, लोग नहीं है रोग हैगा, क्या हैगा, कुछ रोग जनक भी होते हैं जैसे हैजा, टिटनेस, टाइफाइड। ये कुछ रोग जनक बैक्टीरिया भी होती हैं। जो हैजा होता है ना, ये बैक्टीरिया से होता है। टाइफाइड बैक्टीरिया से, टिटनेस बैक्टीरिया से, है ना। तो ये टाइफाइड जैसे साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से होता है। अब अपन ऐसे इनको नहीं देख रहे हैं, अभी कोई रोग नहीं देख रहे हैं अपन, इसलिए इसको विस्तृत नहीं करेंगे, इनका उदाहरण अकेला याद रखेंगे। हाँ, तो यहाँ पर चलना था अपन को, यहीं पर आना था। इसमें क्या आएगा कि माइकोप्लाज्मा। अब जो माइकोप्लाज्मा होती है, क्या होती है, रुकिए कुछ छूट रहा है क्या इसमें। प्रकृति में बहुलता में पाए जाते हैं। इनमें अधिकतर महत्वपूर्ण अपघटक होती हैं। क्या होते हैं, ये अपघटक होती हैं, ये अपघटन का काम करती हैं। ये फास्फोरस अपघटन, ये कार्बनिक पदार्थों को बड़े बड़े जो जटिल कार्बनिक पदार्थों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। यह सरल कार्बनिक पदार्थों तोड़ती हैं। मनुष्य में जीवन संबंधी गतिविधियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं, जैसे दूध से दही बनाना। अब दूध से दही बनाने में जो होता है एक बैक्टीरिया का ही जो कार्य करता है, वो कौन सा बैक्टीरिया होता है, वो होता है लैक्टोबैसिलस बेसिलाई। क्या होता है, वैसी लिखा है लस। लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है वो इस पर कार्य करता है, किस पर, दूध से दही बनाने पर का कार्य करता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस बेसिलाई जो होता है वो दूध से दही बनाने का कार्य करता है। अब अपन आगे देखेंगे क्या आएगा, प्रतिजैविक उत्पादन में। हाँ, तो प्रतिजैविक उत्पादन में भी बैक्टीरिया कार्य करते हैं। लेग्यूम पादपों की जड़ों में भी पाए जाते हैं। तो लेग्यूम पादपों की जड़ों में क्या पाए जाते हैं, कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भी, जैसे एनाबीना, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के जो उदाहरण है वो हैगा एनाबीना। एनाबीना जो हैगा वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है ना, एनाबीना करता है। और हैगा कौन सा हैगा, नास्टाक लीजिए, जो नास्टाक हैगा ये भी क्या करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। ठीक है, अब अपन देखेंगे अब कुछ क्या होते हैं, रोग भी करते हैं, जैसे हमने देख लिया अभी, हैजा रोग करता है, टाइफाइड करते हैं, टिटनेस करते हैं, ये कुछ क्या करते हैं, रोग करते हैं। अब आगे देखेंगे माइकोप्लाज्मा। क्या देखेंगे, माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा जो है उसको देखें। अब क्या आएगा, माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा में क्या आएगा, माइकोप्लाज्मा ये सबसे छोटी कोशिका होती है और इसको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें मुख्य जो बात होती है वो ये होती है कि इसके लिए ऑक्सीजन की जो है आवश्यकता ही नहीं होती। माइकोप्लाज्मा के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है जीवित रहने के लिए। ठीक है, ये रोग भी पैदा करती है कुछ जीवों में। देखो, ऐसे जीवधारी हैं जिनमें कोशिका भित्ति बिल्कुल नहीं होती। इसमें कोशिका भित्ति तो होती ही नहीं है, नहीं पाई जाती है। यह सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है जो ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकती है। यह ऑक्सीजन के बिना भी क्या हो सकती है, जीवित रह सकती है। जो माइकोप्लाज्मा होती है ये ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकती है। ठीक है, अब आगे देखेंगे प्रोटिस्टा। क्या देखेंगे, प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा जगत सभी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक को
प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा जाता है। जो सभी एक कोश की जो जीव होती हैं उन्हें प्रोटिस्टा के क्या रखा जाता है, अंतर्गत रखा जाता है। सभी एक कोशिकीय जीवों को प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा जाता है। तो एक कोशिकीय हैं लेकिन वो कैसी हैं, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक हैं, उन्हें प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा जाएगा। यदि यूकैरियोटिक नहीं होते, ये प्रोकैरियोटिक होते, प्रोकैरियोटिक अगर ये होते तब इसे हम कहाँ रखते, इसे रखते हम मोनेरा, इसे मोनेरा में रखते। हमने अभी देख लिया है आगे उस सारणी जो तालिका थी उसी में सब जो है पूरा निचोड़ है इस पार्ट का, उसको देखना जरूरी है। ठीक है, ये निम्न प्रकार के होते हैं। अब कितने प्रकार के होती हैं, कौन से प्रकार के होती हैं, वो हम आगे देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं अपन। अब चलिए अब सबसे पहले देखते हैं अपन क्या प्रोटिस्टा जगत। तो सभी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक को प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है। जो एक कोशिकीय हैं उनको सभी को यूकैरियोटिक के अंदर रखा गया है, परंतु इस जगत की सीमाएं ठीक तरह से निर्धारित नहीं हो पाई हैं। एक जैव वैज्ञानिक के लिए जो प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा है वह दूसरे के लिए एक पादप हो सकता है। क्या हो सकता है, एक पादप हो सकता है। वह दूसरे के लिए क्या हो सकता है, एक पादप हो सकता है। तो क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजेलेट, यूग्लिनाइट, अपंकवक, कवक, प्रोटोजोआ सभी के कुछ अंतर्गत में प्राथमिक रूप से प्रोटिस्टा के सदस्य जलीय होते हैं। यूकैरियोटिक होने के कारण इन कोशिकाओं में एक सुसंगठित केंद्रक सुसंगठित केंद्रक एवं अन्य झिल्लीबद्ध कोशिकांग पाए जाते हैं। झिल्लीबद्ध क्या आएंगे, कोशिकांग पाए जाते हैं। कुछ प्रोटिस्टा में कसाब व पक्षमाप भी पाए जाते हैं। प्रोटिस्टा में क्या होते हैं, कसाब होते हैं व पक्षमाप भी पाए जाते हैं। यह लैंगिक तथा अलैंगिक तथा कोशिका संलयन व युग्मनज यानी जाइगोट बनाने की विधि द्वारा लैंगिक प्रजनन करती हैं, है ना। इस विधि द्वारा क्या करती हैं, ये लैंगिक प्रजनन करती हैं। ये था प्रोटिस्टा जगत। ठीक है, ये क्या होता गया, प्रोटिस्टा जगत है। इतना इम्पोर्टेंट ये है नहीं, इसलिए हम इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे। आगे चलेंगे, कहाँ आ जाते हैं, हम आ जाते हैं अब यहाँ डाइनोफ्लैजेलेट। ये किसका आएगा, प्रोटिस्टा। हाँ, ये होता है इसका इंपोर्टेंट, किसका, प्रोटिस्टा जगत का। अब इसमें देखेंगे यह जीवधारी मुख्यतः समुद्री एवं प्रकाश संश्लेषी होते हैं। जो डाइनोफ्लैजेलेट होती हैं वो कैसे होती हैं, समुद्री एवं प्रकाश संश्लेषी होती हैं। इनमें उपस्थित प्रमुख जो वर्णकों के आधार पीले, हरे, भूरे, नीले या लाल दिखाई देती हैं। इनकी कोशिका भित्ति के बाह्य सतह पर सेल्यूलोज की कई पट्टिकाएँ होती हैं। अधिकतर डाइनोफ्लैजेलेट दो कसाब होते हैं। कैसे होते हैं, द्विकसाविकीय होते हैं। इनमें दो कसाविक पाए जाते हैं, जिनमें एक लंबत तथा दूसरा अनुप्रस्थ होता है। एक जो कसाविक होता है वो कैसा होता है, लंबत, और दूसरा कैसा होता है, वो होता है अनुप्रस्थ होता है। वो कैसा होता है, अनुप्रस्थ होता है दूसरा कसाव। अब इसे पट्टिकाओं के बीच की खांच की उपस्थित होती है प्राय, तथा लाल डाइनोफ्लैजेलेट की संख्या में विस्फोट होता है, जिससे समुद्र का जल लाल तरंगें दिखने लगती हैं। इतनी बड़ी संख्या में जीव विष के कारण मछली एवं अन्य समुद्री जीव क्या होते हैं, मर जाती हैं। उदाहरण के लिए गोनियोलैक्स। ये डाइनोफ्लैजेलेट होती हैं, ये बहुत हानिकारक होती हैं। इसको जीव विष बोलते हैं। इसके कारण से समुद्र के सारे जीव मर जाते हैं, जैसे गाइनोफ्लैक्सिस उदाहरण के लिए सही हो। ठीक है, अब आगे देखेंगे दूसरा हैगा, वो हैगा अपना क्या, यूग्लिनाइट। क्या आएगा, यूग्लिनाइट। यूग्लिनाइट में देखेंगे इनमें से अधिकांश स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जीवधारी हैं जो स्थिर जल में पाए जाते हैं। इनमें कोशिका भित्ति की जगह एक प्रोटीन युक्त पदार्थ की परत पेलिकल होती है। इसमें क्या होती है, पेलिकल होती है। इसमें होती है पेलिकल, प्रोटीन युक्त आवरण नहीं होता है, इसमें पेलिकल होती है, जो इनकी संरचना को लचीला बनाती है। इनकी संरचना को कैसे बनाती है,
लचीला बनाती है। हम अगले बार उसमें चैप्टर में देखेंगे, उसमें यूग्लिना का कुछ जो पौधे जो हैं उनका हम क्या देखेंगे, चित्र या डायग्राम देखेंगे, ठीक है। जो इनकी संरचना लचीली बनाती है, इन दो कसाब होते हैं जिनमें एक छोटा तथा दूसरा लंबा होता है। यद्यपि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यह प्रकाश संश्लेषी होते हैं। अगर सूर्य का प्रकाश होगा तब तो ये कैसे होंगे, ये प्रकाश संश्लेषी होंगे। लेकिन सूर्य के प्रकाश के नहीं होने पर यह अन्य सूक्ष्म जीवधारियों का शिकार कर परपोषी की तरह व्यवहार करती हैं। अर्थात आश्चर्यजनक रूप से यूग्लिनाइड में पाए जाने वाले वर्णक उच्च पादपों में उपस्थित वर्णकों के समान होते हैं। उदाहरण के लिए यूग्लिना। तो क्या होता है, ये पादप जगत का जो क्या ये होता है ना यूग्लिना, ये क्या होता है, उभयचर होता है। ये परपोषी भी होता है और प्रकाश संश्लेषी भी होता है। ये क्या होता है, एक अपवाद होता है इसका, ठीक है, यूग्लिनाइड का। अब आगे देखेंगे, क्या देखेंगे आगे, अपंक कवक हैंगे जी। क्या आएंगे, अपंक कवक। अपंक कवक में क्या आएगा, अपंक कवक मृतपोषी होते हैं। कवक तो मृतपोषी होते हैं, सड़ी गली वस्तुओं पर उग आते हैं, रोटी पर फफूंद, वो भी कवक ही होता है। ये सड़ती हुई टहनियाँ तथा पत्तियों के साथ गति करते हुए जैविक पदार्थों का भक्षण करते हैं। ये जैविक पदार्थों क्या करते हैं, भक्षण करते हैं। अनुकूलन के साथ गति करते हुए जैविक पदार्थों का भक्षण करते हैं, ठीक है, ये तो देख लिया। तो अनुकूल परिस्थितियों में ये समूह प्लाज्मोडियम क्या होता है, ये समूह प्लाज्मोडियम जैसे हो गया समूह बनाते हैं, जो कई फीट तक की लंबाई का हो सकता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में यह विखर कर सिरों तथा बीजांड युक्त फलनकाय बनाते हैं। इन बीजाणुओं का परिक्षेपण वायु के साथ होता है। क्या होता है इनका परिक्षेपण, कहाँ होता है, वायु के साथ। इनका क्या होता है, परिक्षेपण इनका होता है, वो वायु के साथ होता है, ठीक है। अब अपन ये हो गए अपंक कवक, और ये लगता है चैप्टर समाप्त होने वाला है अपना, मतलब ये आज का सेशन हम समाप्त करने वाले हैं यहीं पर। ये देखिए यहाँ हमारा जो चैनल है वो ये है, ये हमारा चैनल हो गया। ये हम देखते हैं, ये हमारा हो गया चैनल आकाश लेक्चर। आप इसको सर्च कीजिए अपने सर्च बार में यूट्यूब के, तो आप ये पाएंगे हमारा चैनल, ठीक है, ये चैनल पाएंगे हमारा आप, और वहाँ पर जाकर हमें सब्सक्राइब कीजिए और हमारी सारी वीडियो को देख लीजिए, बहुत अच्छी तरीके से जिसमें सब कुछ समझाया गया है। सिर्फ बोर्ड के लिए ही नहीं, हमने नीट के लिए भी इसमें सारा टॉपिक कंप्लीट कराया है। आप वहाँ जाइए और इसको देखिए, जिससे आप अच्छे मार्क्स ला सकें, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिए और आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और लाइक बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे हमारा ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और उनको भी कुछ लाभ प्राप्त हो सके। तो थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स।